हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। हमारा संधारित्र यानी कि धारिता वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका लेक्चर नंबर 9 में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है ये। अभी तक के सिलेबस में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। अगर हम एनसीईआरटी के अंदर ये वाला चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और इसका है लेक्चर नंबर 9। इसमें टोटल 10 लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, टोटल 10 लेक्चर। ठीक है, इन 10 लेक्चर में से लेक्चर नंबर 9 है। एक वो ऊर्जा हानि वाला और वो आवेश ट्रांसफर वाला एक टॉपिक और बच रहा है, जो कि वीडियो नंबर 10 में आ जाएगा। आज के वीडियो में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आज मैं करा देता हूं। अगर उसके साथ कराता तो बहुत वीडियो लंबा हो सकता था, इसलिए मैंने आज के लेक्चर में छोटे छोटे टॉपिकों को कवर कर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर टॉपिक है अपना संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखो, संधारित्र में संचित ऊर्जा कौन सी है? ये गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, या कौन से प्रकार की ऊर्जा है? तो यह है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज समझो, अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर तुम कुछ जानते हो तो स्थितिज ऊर्जा एक तरीके से नहीं, हर तरीके से किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के समान होता है। लेकिन एक शर्त है, ये जो किया गया कार्य है ये संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र के कैसा होना चाहिए? विरुद्ध। संरक्षित क्षेत्र संरक्षित बल के विरुद्ध होना चाहिए। अब संरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है? तो इसको 11th में हम पढ़ते हैं, और 11th का जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल में समझाएंगे, जिसमें किसी भी पथ से जाओ किया गया कार्य समान होता है या पूर्ण पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, तो वो छोड़ो उसको। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? अभी ये समझो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? संरक्षित क्षेत्र। और हम विद्युत क्षेत्र में ये सब कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो विद्युत के अंदर ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको इस बहस में पढ़ना नहीं है कि संरक्षित क्षेत्र क्या है। हमको ये देख लो, विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ पे इसके विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ये तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हो गया। हालांकि स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया भी है पहले, इसी चैप्टर में और पिछले चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, वहां पे डिटेल में देख लें भैया। इसके बाद में हम इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, संधारित्र में संचित ऊर्जा, या फिर इसको कह सकते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा क्यों आती है और कब आती है? सबसे पहला डिस्कशन ये है। देखो, मैं क्या करता हूं, एक संधारित्र लिया मैंने, एक संधारित्र ले लिया और इस संधारित्र को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये तुमको थ्योरेटिकली लिखना भी पड़ेगा। मैं बोल दूंगा, लिख लेना, लिख के तो नहीं बताऊंगा मैं। ये संधारित्र है, इस संधारित्र को मैं बैटरी से जोड़ देता हूं। इस संधारित्र को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ये देखो, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट किया तो ये एनोड, ये कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब प्लस की वजह से इसकी दो प्लेट हैं, अगर एक प्लेट है ए और दूसरी प्लेट है बी, तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और उस वाली पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब सुनना ध्यान से, समझने वाली बात क्या है कि विरुद्ध क्यों काम करना पड़ेगा, ये समझने वाली चीजें हैं इसमें। अभी इस पर कितना आवेश है? 0। इस पर भी कितना आवेश है? 0। कब? जब तक कुंजी नहीं लगी है, मतलब इसमें चार्ज फ्लो नहीं हुआ बैटरी का, बैटरी की वजह से जो परिपथ में चार्ज है वो फ्लो नहीं हुआ, तब तक यहां भी 0 चार्ज, यहां भी 0 चार्ज। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अपोज करने वाला कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही मैंने इस स्विच को दबाया, कुंजी को लगा दिया, तो अब इस पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मान के चलो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। समझने के लिए बता रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है चार्ज को आने में, इतने में तो फुल चार्ज हो जाएगा। मान लो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ नैनो सेकंड के अंदर। अब पॉजिटिव चार्ज यहां से आ रहा है, इधर से ऐसे पॉजिटिव चार्ज। जब पहला वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे पहुंचा
तो यहां पे चार्ज कितना था, 0। इसका मतलब है कि ये चार्ज यहां पहुंचेगा तो ना तो इस चार्ज पे, इस वाले चार्ज या इस वाले आवेश पे आकर्षण बल लगेगा और ना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है। सेम कंडीशन नेगेटिव चार्ज के साथ। नेगेटिव चार्ज पहला, फर्स्ट वाला नेगेटिव चार्ज जब यहां पे जाएगा तो यहां पे आवेश 0 है, किसी भी प्रकार का कोई बल इस पर नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ये लो, यहां मैंने तो फर्स्ट वाला पहुंच गया। अब फर्स्ट वाला जैसे ही पहुंच गया तो यहां पे एक प्लस चार्ज आ गया और यहां पे एक माइनस चार्ज आ गया। अब सेकंड वाला चार्ज जब आएगा, ये फर्स्ट वाला था जिसको किसी ने अपोज नहीं किया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। अब सेकंड वाला पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा तो ये दोनों सेम चार्ज है और सेम चार्ज हैं, तो ऐसी स्थिति मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा। ये वाला चार्ज तो प्लेट के ऊपर है, ये वाला जो चार्ज है वो तार में से फ्लो होके आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब तार में से फ्लो होके आएगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला जो आवेश है जो तार में से फ्लो होके जा रहा है, ये तो पहुंचना ही नहीं चाहिए, तो वापस भाग जाना चाहिए यहां से। तो मैं बता दूं, आवेश हमेशा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होगा। नीचे जुड़ रही है बैटरी, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज मैं मान लेता हूं V, और अभी यहां पर स्टार्टिंग में वोल्टेज 0 है। जैसे इसका 10 वोल्ट है और यहां पे अभी 0 है, थोड़ा चार्ज आएगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा, फिर 2 वोल्ट हो जाएगा। अभी सुनो, जब 0 है तो चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ पॉजिटिव चार्ज आराम से चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। ये वाला चार्ज आसानी से पहुंच गया। जैसे ही यहां पर विभव 1 हुआ, इस पे +1 वोल्ट हो गया मान के चलो, इस पे विभव, इस पे -1 हो जाएगा, सेम चार्ज आएगा वो, तो इस पे +1 वोल्ट हो चुका है। अब ये इधर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि ये इधर भागेगा प्रतिकर्षण की वजह से, लेकिन बैटरी पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा आगे की तरफ, और ये इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर। अब ये वाला चार्ज फंस गया, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ये तो लग रहा है +1 वोल्ट की वजह से, +1 वोल्ट की वजह से, और ये लग रहा है +10 वोल्ट की वजह से। तो हम जानते हैं फोर्स ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ये आसानी से आगे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, कब तक जाएगा ऐसे? तो पहला चार्ज पहुंच गया, दूसरा पहुंच जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे जैसे इस वाली प्लेट पे आवेश बढ़ता जाएगा, यहाँ पे विभव भी बढ़ता जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर +3, +4, 5, 6, और लास्ट में बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट हो जाएगा। जैसे ही 10 वोल्ट हो जाएगा, इसमें परिपथ में चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान के चलो यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, इस वाले पे इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी 10 वोल्ट है और इधर भी 10 वोल्ट है। अब दोनों तरफ फोर्स इक्वल हो गया, तो ये चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो फिर इस स्थिति में, अब यहां पे एक चीज देखो, हमारा जो टॉपिक था ना, ये तो मैंने तुमको मैकेनिज्म समझाया पूरा कि कैसे इस पे आवेश स्टोर होगा। यहां पे विरोध किसका हुआ? देखो, जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन चार्ज आना बंद नहीं होगा। इस पे आना कब बंद होगा? जब संधारित्र पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। पूरी तरह चार्ज होने का मतलब है कि जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना ही वोल्टेज किसका हो जाए? संधारित्र का, तब आवेश का फ्लो बंद होता है। ध्यान रखें इस चीज को। अब सुनो, यहां पे इधर से मैं इसको मिटा रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा तो किसी के विरुद्ध किया गया कार्य होता है, तो यहां किसके विरुद्ध और किसने कार्य किया? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चार्ज जब यहां से आगे जाएगा, जबकि ये नहीं चाहता ये जाए, ये तो इसको उल्टा भगा रहा है, लेकिन जब ये आगे की तरफ जाएगा तो कौन कार्य करेगा? बैटरी। इसको आगे कौन लेके जा रहा है? बैटरी। तो बैटरी विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करेगी। यहां पे देखो, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा। और कितना कार्य होगा वो अभी निकालेंगे हम। विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा, और जो कार्य है इसको कौन करेगा? बैटरी। इस कार्य को बैटरी करेगी। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। तो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किस वजह से होती है? संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा
में परिभाषा लिख लो, दोबारा से रिपीट कर बोल देता हूं मैं। संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और इसमें डिटेल लिखना चाहो तो लिख लेना, जैसे मैंने बताया है उसके आधार पर अगर कुछ लिखना चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेना। ठीक है, अब सुनो, यहां पे आवेश पहुंच गया और यहां पे आवेश पहुंचने के बाद इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब पूरी तरह आवेशित हो गया। अब ध्यान देना, बैटरी का वोल्टेज जो विभवांतर है वो है V, विभवांतर, नेगेटिव वाले का 0, इसका V। ठीक है, तो विभवों का अंतर निकालोगे V माइनस 0 का तो V ही आएगा। इसका V होता है, इसका 0 होता है, ये तो विभव होते हैं लेकिन इनका अंतर निकालोगे तो भी V आएगा। नेगेटिव वाले का विभव 0 होता है। ठीक है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। अब आते हैं हम कि कैसे निकालें। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर मैं आवेश की बात करूं तो स्टार्टिंग में आवेश 0 होगा और इस पर विभव V बराबर भी कितना होगा, 0। फिर जैसे जैसे कुछ आवेश आया, मान के चलो Q आवेश आया, तो यहां पे विभव हो गया मान के चलो V डैश। अब फुल चार्ज होने के बाद इस पर पूरा चार्ज आ जाएगा जितना इस पे आ सकता है, जितना बैटरी के पास है। नहीं, बैटरी वैसे आवेश देती नहीं है, लेकिन जितना बैटरी दे सकती है उतना नहीं, जितना इस पे आ सकता है इस वोल्टेज से उतना पूरा चार्ज माना कि Q है। अब विभव हो जाएगा इस पर बैटरी के वोल्टेज V के बराबर। यहाँ पे मैंने V डैश इसलिए माना क्योंकि स्टार्टिंग में कम होगा विभव। ठीक है, अलग करने के लिए V डैश मान लिया। तुम चाहो तो V1 मान लो, तुम चाहो तो ऐसा वाला V बना लो, कुछ भी बना लो, वो तो मानने के ऊपर है। ठीक है, टोटल चार्ज Q और बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। ये हाईएस्ट चार्ज है, तो इस पे हमने कितना चार्ज दिया, 0 से लेके कैपिटल Q चार्ज हम इसको दे रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आगे आएंगी ये काम में। 0 से लेके कैपिटल Q आवेश हमने चार्ज दिया है। अब सुनो, तो कार्य निकालना है हमको, विरुद्ध किया गया कार्य, बैटरी द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमको निकालना है। अच्छा, माना कि ऐसी स्थिति में देखो कार्य जो बल है वो भी बदलता रहेगा, तो अब समाकलन वाले रूप में निकालना पड़ेगा। समाकलन वाले रूप में कार्य का जो फॉर्मूला है ना, वो कैसे, कार्य का फॉर्मूला देखो, विभव या विभवांतर की परिभाषा में कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। V बराबर होता है W अपॉन में Q। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो W बराबर VQ। ठीक है, अब सुनो, अगर मान के चलो ये कार्य है Q आवेश को देने में, अगर मैं DQ आवेश दूं केवल, तो कितना कार्य होगा, DW। भाई पूरा आवेश देने में तो मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अल्प आवेश DQ देने में मुझे कार्य भी अल्प करना पड़ेगा, DW। ठीक है, तो अब मैं इसको कंप्लीट कराता हूं। ये मैंने छोटी छोटी बातें जितनी भी इसमें होनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, सब मैंने बता दी है। इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, माना संधारित्र को आवेशित, माना संधारित्र को आवेशित करते समय, संधारित्र को आवेशित करते समय DQ आवेश देने में, DQ आवेश देने में किया गया, DQ आवेश देने में विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य DW है। इस कार्य को मैंने DW मान लिया। तो विभव की परिभाषा फिर बता देता हूं, V बराबर W अपॉन में Q फॉर्मूला होता है। यहां से अगर ये DW है तो ये DQ हो जाएगा। यहां से DW बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V डॉट DQ। अतः DW बराबर हो जाएगा V डॉट DQ। विभवांतर की परिभाषा से, चाहो तो यहां पे लिख देना, विभवांतर की परिभाषा से, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, तुम पूरा लिख देना। विभवांतर की परिभाषा से ऐसा लिख सकते हैं, DW इज इक्वल टू V डॉट DQ। अब देखो, हमको अल्प कार्य निकालना था या पूरा कार्य निकालना था? भाई पूरी ऊर्जा निकालनी है तो पूरा कार्य ही ऊर्जा होगा। देखो
संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर, संपूर्ण कार्य के लिए समाकलन करने पर, समाकलन करो। जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट dq। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये देखो कि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? आवेश के सापेक्ष। तो इसकी लिमिट भी है क्या? बताया था मैंने, 0 से आवेश देना शुरू किया और फुल चार्ज कैपिटल क्यू पे जाके हुआ, तो 0 से कैपिटल क्यू इसकी लिमिट लग गई। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन dw की वैल्यू तो w हो जाएगी, किया गया कार्य हो जाएगा w इज इक्वल टू, यहां पर v का q के सापेक्ष डायरेक्ट समाकलन कोई नहीं होता है, लेकिन v को चूंकि c बराबर क्या होता है? q अपॉन b, यहां से मैं v की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? v बराबर हो जाएगा q अपॉन में c, ये लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो w इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा? 0 से कैपिटल Q, तो इसकी लिमिट है। v की वैल्यू कितनी? q अपॉन में c डॉट dq। ये कहां से आया? अगर तुम चाहो तो यहां पे लिख देना, चूंकि v इज इक्वल टू q अपॉन में c। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे हम? w इज इक्वल टू कुछ नहीं, 1 अपॉन c, c कॉन्स्टेंट होता है, बाहर ले लिया। इसके बाद में इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q और यहाँ पे q डॉट dq। इसका समाकलन करना तुमको आता ही है, 1 अपॉन c, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बटे 2, और लिमिट कितनी? 0 से कैपिटल Q। तो w बराबर 1 अपॉन c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2c, 2 को बाहर ले लो, 1 अपॉन 2c, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? w बराबर हाफ q स्क्वायर बाई c, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर पूरा ऐसे गुणा करके लिख लो, q स्क्वायर अपॉन में 2c। ये इसका फॉर्मूला आ गया, जिसको अगर मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूँ 1/2 को अलग करके, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 q स्क्वायर अपॉन में c। ये किया गया कार्य आ गया। अब तुमको एक लाइन लिखनी है, चूंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य लिख सकते हो यहाँ पे, किया गया कार्य, और यहाँ पे मैं विरुद्ध लिख देता हूँ, तो तुम पूरा शुरू से लिखना, विरुद्ध किया गया कार्य। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर W बराबर कितना आ गया? 1/2 q स्क्वायर बाई c। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। मतलब किसी भी संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है, कुल पूरे संधारित्र की कितनी होती है? U बराबर W बराबर 1/2 q स्क्वायर बाई c। ये तो इसका मेन फॉर्मूला आ गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 आ गया। अब हम इसके जो कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं वो देखो। यहाँ पे ऊपर आ रहा है q, नीचे आ रहा है c। एक बार q की वैल्यू लिख दो और एक बार c की वैल्यू लिख दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। देखो, चूंकि q बराबर, इस फॉर्मूले से q बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? q बराबर cv लिख सकते हैं, cv। तो q बराबर cv रखने पर क्या आएगा? u बराबर 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c। एक c से एक c कट गया, तो u बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? 1/2 cv स्क्वायर। एक फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का ये आ गया। ठीक है, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2, यहां डाल देता हूं, जगह कम है। अब एक इसमें नीचे c है, c की वैल्यू लिखो। c क्या लिख सकते हैं? c बराबर q अपॉन b। चूंकि c बराबर होता है, कैपिटल Q आएगा क्योंकि पूरे आवेशित के लिए, q अपॉन c। अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा? 1/2, और ऊपर q है तो यहाँ पे कैपिटल Q आएगा, कैपिटल Q स्क्वायर सॉरी, अपॉन में c की वैल्यू कितनी? q अपॉन में c। तो एक q से एक q कट गया, क्या आया? 1/2 इंटू c, ऊपर पहुंच जाएगा qc या cq। सही है? अरे ये गलत लिख दिया, q अपॉन b आएगा। ठीक है, तो q अपॉन b, तो यहां पे आ जाएगा vq। ये आ गया इसका समीकरण नंबर 3। ये दो इसके समीकरण 3, ये दो इसके अतिरिक्त फॉर्मूले आ गए। अतः
स्थितिज ऊर्जा के टोटल 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए, तीनों को एक साथ लिख दो। 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी मेन फॉर्मूला, और एडिशनल फॉर्मूले एक है हाफ सी वी स्क्वायर और एक है 1/2 वी क्यू। इन तीनों को एक साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के तीनों का अलग अलग यूज होगा अलग अलग टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। ये था। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको एक बार नोट कर लो आराम से। अगले टॉपिक पे आते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो अभी हमने पढ़ा कि संधारित्र की टोटल स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी होती है। टोटल ऊर्जा तो इतनी होती है। अब बात करें हम ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से व्यक्त करेंगे। घनत्व का मतलब है एकांक आयतन में, और ऊर्जा का घनत्व है तो एकांक आयतन में ऊर्जा। द्रव्यमान का घनत्व है तो एकांक आयतन में द्रव्यमान। ठीक है, तो कुल ऊर्जा, यहां पे कुल ऊर्जा और बटे में आ जाएगा आयतन। कुल ऊर्जा बटे में आयतन। कुल ऊर्जा कितनी, कैपिटल U अपॉन में आयतन कितना, कैपिटल U अपॉन में आयतन को मैं V मान लेता हूं, तो कैपिटल U अपॉन V। यहां पे ध्यान देना है V विभवांतर नहीं है, V क्या है, आयतन। अब ऐसे आ गया। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र है तो इस तरीके से निकलेगा। U बराबर स्मॉल u से व्यक्त करेंगे कैपिटल U यानी कि कुल स्थितिज ऊर्जा बटे में उसका आयतन, एकांक आयतन की आ जाएगी। तो हम मानते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, ये लिखना पड़ेगा तुमको, प्लेटों का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें आयतन निकलेगा, A तथा चौड़ाई या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, चौड़ाई स्मॉल d है, चौड़ाई स्मॉल d है। अब देखो चौड़ाई स्मॉल d है, अतः आयतन किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन V बराबर A इंटू डी होगा। पूरा आयतन टोटल कितना हो जाएगा, A इंटू डी। भाई समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, ऐसे समांतर प्लेटें होती हैं इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी समांतर प्लेट यहां पे ले लेता हूं मैं, ऐसे करके दूसरी समांतर प्लेट होती है। ये समांतर प्लेटें हो गई, और इस समांतर प्लेटों, एक इधर से कनेक्ट, एक इधर से कनेक्ट बैटरी से, इनके बीच का जो अंतराल है वो है d। दोनों के बीच का जो अंतराल है वो कितना है, d। और इस प्लेट का क्षेत्रफल a, तो इसका भी a, इस पे चार्ज प्लस q, इस पे चार्ज माइनस q, ऐसे होता है। पूरे का आयतन निकालें तो एक घनाभ या घन जो भी मानो घनाभ की तरह बनेगा, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई तो इसका क्षेत्रफल हो गया, इंटू ऊंचाई यानी कि इसकी जो गहराई है या चौड़ाई है जो भी मानो, आयतन क्या हो जाएगा, V बराबर A इंटू डी। चूंकि ऊर्जा घनत्व बराबर होगा कुल ऊर्जा संधारित्र की कुल स्थितिज ऊर्जा बटे में आयतन। ठीक है, अच्छा, हम इस टॉपिक को लंबा खींचने के बजाय शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में बड़ा है और वही हम करेंगे, लेकिन पहले बताऊंगा कि वो ही क्यों करेंगे, वो ही क्यों करेंगे, क्यों का जवाब पहले समझ में आना चाहिए। स्मॉल u बराबर क्या होता है, कैपिटल U अपॉन में V आयतन। कैपिटल U कितना आया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी अपॉन में V आयतन A इंटू डी। ठीक है, तो U बराबर कितना आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में CAD। सही है, ये आ गया। लेकिन इसमें A भी आ रहा है, D भी आ रहा है। अगर मुझे ये निकालना है तो इसके लिए A और D, मतलब इसकी चौड़ाई और इसका दोनों प्लेटों के बीच की दूरी प्लस आवेश और धारिता, ये सब पता होना चाहिए, तभी क्या निकलेगा, स्मॉल u का मान। कोई ऐसा सवाल ऐसा हम बना लें इसको कि कैसे भी A और D कट जाएं, जिससे कि इक्वेशन भी छोटी हो जाए और अच्छी हो जाए। तो ऐसा कुछ करने का प्रयास हम करते हैं जिससे कि ये सॉल्व हो पाए। देखो, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला स्मॉल u बराबर
कैपिटल यू अपॉन में बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल यू अपॉन में ए इंटू डी। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। जो भी करेंगे इसी के लिए करेंगे हम। अब नीचे a इंटू डी आ रहा है, u का मान ऐसा निकालो, u का ऐसा मान निकालो जिसमें a और d आ जाए, जिससे कि आपस में कट जाए। तो देखो, चूंकि स्मॉल u बराबर कैपिटल U बराबर होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में c। अभी हमने फॉर्मूला निकाला, इसमें ना तो a आ रहा है ना ही d आ रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? देखो यहां पर एक काम करो, चूंकि c बराबर होता है, c का मान सीधा सीधा क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। अगर वो खाली है, बीच में कुछ भरा हुआ नहीं है, तो c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, जिसमें a आ गया और d आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। c की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब q की वैल्यू और निकालो, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो देखो यहां c का मान कितना, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, ये तो c का मान निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं q का मान जिसमें a और d आ जाए। चूंकि क्या, ऐसे लिखो q का मान, तो q का मान निकालते हैं हम। c का तो निकल गया, q का और c का निकालना था, c का निकल गया q का। तो देखो, चूंकि q का मान हम कैसे निकाल सकते हैं जिसमें a और d आए? तो देखो q क्या है, आवेश, और आवेश, अच्छा मुझे वो बताओ, चूंकि दोनों प्लेटों के बीच में संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चूंकि संधारित्रों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सही है, अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है, सिग्मा की जगह में लिख सकता हूं Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरा आवेश कैपिटल Q है तो यहाँ पे कैपिटल Q लिख देंगे, कैपिटल Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट E। अब यहां से मैं Q का मान निकाल लेता हूं, तो Q का मान A के पदों में आ जाएगा। Q बराबर कितना आ जाएगा यहां से, Q बराबर E A एप्सिलॉन नॉट। सही है, Q बराबर क्या आ गया, E A एप्सिलॉन नॉट। इस मान को, एक तो C का मान, एक Q का मान, समीकरण 2 में रखो इनको। देखो समीकरण 2 से हमें एक मान प्राप्त होगा क्या, U बराबर 1/2 इंटू Q का मान क्या लिखें, E A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर के बटे में C का मान क्या लिखें, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। बोलो ठीक, होल स्क्वायर करो, कैपिटल U बराबर 1/2 E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और इंटू D, ये वाला D ऊपर पहुंच गया, बटे में क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया और एक A से A कट गया। ठीक, तो कैपिटल U का दूसरे पदों में मान कितना आ गया, 1/2 E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। सही है, हाँ, E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD को मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यहां ये कट जाएगा। देखो इसको डाल दो तुम समीकरण नंबर 3। बोलो ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं। हमने U का मान डायरेक्ट ये वाला क्यों नहीं लिखा, ये वाला मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें A और D नहीं आ रहे, इसमें A और D आ गए, अब ये कट जाएगा। देखो समीकरण 1 से क्या आएगा बताओ, समीकरण 1 से स्मॉल u क्या है, ऊर्जा घनत्व, क्या आ जाएगा, स्मॉल u बराबर कैपिटल U का मान कितना आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू AD अपॉन में इसका आयतन A इंटू D, और AD से AD कैंसिल आउट, स्मॉल u बराबर कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। अब देखो स्मॉल u निकालने के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाते तो Q चाहिए होता, C चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले से सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, E का मान।
कि दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत से, क्यों 1/2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ई अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र में का ऊर्जा घनत्व मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं अगर मुझे ये पता है तो। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केस कौन सा केस आ गया, देखो पहला, ये तो एक संधारित्र की बात हो रही थी, अब हम बहुत सारे संधारित्र जोड़ दें, बहुत सारे संधारित्र जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, उनकी टोटल जो ऊर्जा कितनी होगी। जब n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी कुल ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी। एक की तो ये निकल गई, n जुड़े हैं तो उनकी कैसे निकलेगी। देखो n जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो कुल धारिता C बराबर कितनी हो जाएगी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/Cn। सही है। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C। यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ पे बहुत सारे संधारित्र जुड़े हैं ऐसे करके 1 2 3 n तक है, पता नहीं कितने हैं। देखो गौर से, इसका विभव V1 होगा, इस पे विभव V2 होगा, इस पे विभव V3 होगा। विभव सब पे या विभवांतर सब पे कैसा होगा, अलग अलग। लेकिन इस पे आवेश अगर Q है तो इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q। क्यों, ये मैंने बता चुका हूं, मैं श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से पढ़ा है। इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, मतलब सभी पर आवेश कैसा होगा, समान, आवेश समान होगा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 Q²/C। ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आवेश सब पर समान है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर 1/2 Q², और कुल धारिता कितनी है इस वाले परिपथ की, 1/C बराबर इतनी, कितनी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश प्लस 1/Cn, n तक चले जाएंगे। तो U बराबर क्या है, 1/2 Q²/C1 प्लस 1/2, गुणा कर रहा हूं मैं इसका अंदर, Q²/C2 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाले की n वाली क्या आएगी, Q²/1/2 Q²/Cn। मुझे एक बात बताओ, 1/2 Q²/C क्या होती है, एक संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। 1/2 Q²/C एक संधारित्र की होती है। तो ये पहले वाले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये दूसरे वाले की, ये तीसरे वाले की, और ऐसे n वाले की। तो U बराबर कितनी आ गई, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN। इसका मतलब यह है कि अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, पूरे परिपथ की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए सबकी स्थितिज ऊर्जा अलग अलग निकाल के जोड़ दो, सबकी स्थितिज ऊर्जा एक साथ आ जाएगी, पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा आएगी, पूरे संयोजन या पूरे कॉम्बिनेशन की स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। इतनी सी बात समझ आ गई। अब सुनो, यहां तक उतार लिया, समांतर वाले को भी करते हैं, लेकिन यहां तक उतारने के बाद ये मैंने माना है, इससे पहले इसकी परिभाषा जरूर लिख लेना स्टार्टिंग में। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व की परिभाषा लिख लो। संधारित्र के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। संधारित्र एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। फिर उसके बाद में ये सब नोट कर लो यहां तक, और फिर पूरा उधर वाला मैं इधर से मिटा देता हूं। वीडियो को पॉज कर लो आराम से और इसको नोट कर लो, मैं इधर से मिटा के इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। देखो, ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब ये कंडीशन है। अगर समांतर क्रम में जुड़ते तो फिर कुल पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलती, उसको भी हम निकालते हैं। देखो, सेकंड केस, जब n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी तो कर लिया, समांतर क्रम में जुड़े
समांतर क्रम में n जुड़े हों तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 प्लस Cn। और समांतर क्रम में कौन बराबर होता है, जैसे यहाँ पे सब पे आवेश बराबर होता है, लेकिन समांतर क्रम में जैसे 1 2 3 ऐसे n संधारित्र जुड़े हैं समांतर क्रम में मान के चलो, तो इन पर समांतर क्रम में संधारित्र से मतलब नहीं है, कोई भी चीज समांतर क्रम में जुड़ी हुई है तो उन पर विभवांतर समान होगा। इस पे V, इस पे V, इस पे V, लेकिन आवेश इस पे Q1 होगा, इस पे Q2 होगा, इस पे Q3 होगा। तो हम आवेश वाला फॉर्मूला इसमें काम में नहीं लेंगे क्योंकि वो तो सब में अलग है, हम V वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। चूंकि कुल ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 Q²/C। इस वाले फॉर्मूले को हम काम में तो ले लेते, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, आवेश सब पे अलग अलग है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। विभव वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? ये किसके बराबर होता है, 1/2 Q²/C किसके बराबर होता है, हाफ CV² के, हाफ CV² के बराबर होता है। इसमें विभव आ रहा है और C भी आ रहा है, तो हम इससे निकालते हैं इसको। U बराबर 1/2 C की वैल्यू कितनी, C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 प्लस Cn इंटू V², और V तीनों पे बराबर है, ठीक है। तो U बराबर कितना, 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस डैश डैश प्लस 1/2 Cn V²। अब देखो एक संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कितनी है, हाफ CV²। तो ऐसे ही यहां पर विभव सब पे समान है, तो इस वाली कितनी हो जाएगी, अगर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, ऐसी इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V², इसकी हाफ C2 V²। तो U बराबर क्या हो गया, इसका मान कितना U1, इसका मान कितना U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 प्लस UN। अब यहां पर नोट करने वाली बात एक निकल के आई, चाहे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो चाहे समांतर क्रम में, उनकी कुल ऊर्जा हमेशा समान रहेगी, समझ रहे हो। चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ो चाहे समांतर क्रम में जोड़ो, दोनों कंडीशन में कुल स्थितिज ऊर्जा सभी संधारित्रों को मिलाकर जो स्थिति ऊर्जा है वो समान आएगी दोनों स्थितियों में। अतः स्पष्ट है, यहां पे एक लाइन लिख देंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में निकाय की या संयोजन की कुल ऊर्जा या कुल स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हो, कुल स्थितिज ऊर्जा एक समान प्राप्त होती है, एक समान प्राप्त होती है। तो चाहे श्रेणी में जोड़ दो उनको, चाहे समांतर में जोड़ दो, उनकी जो कुल स्थितिज ऊर्जा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों स्थितियों में एक समान प्राप्त होती है। यहां तक इसको नोट करें, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं लेक्चर को एंड। यही 2-3 छोटे छोटे टॉपिक थे आज के लिए, नोट किया, मिटा दें, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कुछ नहीं करवाऊंगा, बस क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको एक तरीके से, ऐसे मान लो। क्वेश्चन ये है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। क्वेश्चन, कोई समांतर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है। उस समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेटों का क्षेत्रफल, और प्लेटों के बीच की दूरी 2.5 mm है, प्लेटों के बीच की दूरी है 2.5 mm। और इस संधारित्र को V बराबर 400 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें संचित ऊर्जा की गणना करो, कितनी ऊर्जा संचित होगी, ठीक। अब देखो, चूंकि संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है हाफ CV² और एक होता है 1/2 QV। इसमें Q आ रहा है, इसमें भी Q आ रहा है, तो इनको मत लगाओ तुम,
फालतू में तुमको पहले क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, तुम ये लगा दो। क्यों? क्योंकि इसमें भी निकालना तो v पड़ेगा, c पड़ेगा, लेकिन c निकालना आसान है। c निकालने का तरीका, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 हाफ cv²। c बराबर कैसे निकल जाता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। तो यहां से इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूं, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर 1/2 a एप्सिलॉन नॉट इंटू v² अपॉन में d। देखो सब कुछ दे रखा है सवाल में। ए का मान कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेना, पहले तो एम के इसमें चेंज कर लेना। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 90 इंटू 10 की घात -4 से गुणा होगा शायद, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, हाँ, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और v², 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16, 10 का 4 और बटे में कितना, d का मान कितना है, mm में है, इसको मीटर में बदलना, 2.5, इसमें अगर मैं 10 का भाग लगा दूं सेंटीमीटर में बदल गया, 100 का लगा दूं मीटर में, इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -3। देख लेना भैया अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो। u बराबर, ये तो कट गए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, कैलकुलेशन कर लेना तुम। इसका आंसर आएगा 2.55 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये इसका आंसर है। अब ऐसा ही एक सवाल और मैं तुमको दे रहा हूं, और सवाल ये है, सवाल सुन लें अच्छी तरीके से। सवाल ये है कि किसी भी संधारित्र, सवाल में दिया गया है कि एक संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी है d, इसकी स्थितिज ऊर्जा है u और b विभवांतर दिया गया है इसको। अब यदि प्लेटों के बीच की दूरी को मैं d की जगह 2d कर दूं, d की जगह क्या कर दूं, 2d, और वही सब चीजें सेम हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा u से बदल के u' हो जाएगी। u' का मान निकालो, तो इसकी धारिता कितनी, c, तो इसकी धारिता मैं मान लेता हूं c', धारिता कितनी मान लेता हूं, c'। तो यहां से c बराबर क्या आ जाएगा, c आवेश तो उतना ही है, तो 1/2 q²/c, सॉरी यहां पे स्थिति ऊर्जा प्रारंभ में u बराबर इतना, इसमें देखो u' बराबर कितना आएगा, 1/2 q² अपॉन में c', क्योंकि आवेश तो बदला ही नहीं, सिर्फ दूरी तो बदली है, आवेश नहीं बदला है, लेकिन दूरी बदलने से धारिता बदल जाती है। कैसे, यहां पर c का जो मान है u बराबर कितना, 1/2 q² अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d आएगा, ठीक है। तो यहां पे u बराबर कितना आ गया, 1/2 q² इंटू d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर u' का मान, u' बराबर 1/2 q² अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2d, d नहीं है अब की बात, कितना हो गया 2d, तो 2 पर पहुंच जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो u' बराबर कितना, q² अपॉन में q²d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब u और u' में रिलेशन निकाल लो, u' अपॉन में u बराबर u' का मान q²d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट, और इसके बटे में कितना, 1/2 q²d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइनली 1/2 आ गया, 1/2 ऊपर जाएगा, तो u' बराबर 2u, लास्ट में लिख देना। अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो दूरी को 2 गुना किया तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, आधा करते तो आधी हो जाती, इसी तरीके से। ये सवाल था, इनको कर लो एक बार सॉल्व, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।